स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट में क्या डायरेक्शंस हमें मिल रहे हैं यूएस से, अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी से। रिजल्ट सीजन फुल फ्लेजेड चल रहा है और उसमें बहुत सारी कंपनीज के हैं। तो ब्रेक से पहले बड़ी थॉट प्रोवोकिंग चर्चा चल रही थी कोक के लिए कि बहुत कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम हो रहा है इंडिया में, ज़बरदस्त ग्रोथ है। बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज में बड़ी अच्छी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आप सहमत इससे कि हम लोग एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री में चल रहे हैं और एफएमसीजी है या ऑटो है, ये इससे पता लगता है कि इकॉनमी का चक्का सही से घूम रहा है? ये बिल्कुल बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये। और अभी आप फिल्म फेयर में गए थे? हाँ गया था। कोक पिया था? नहीं, वहाँ पे कोई कोक की गुंजाइश नहीं। क्या बात कर रहे हो, कोक नहीं मिला? अब वो जियो सेंटर में था। तो मिला क्या वहाँ पे? गरीब लोग हैं, पानी पिलाए खाली। ये भगवान। चलिए तो नीरज जी, एक तो हमारी जो कंट्री है ना, वैसे ही एक कैलोरी डेफिशिएंट कंट्री है। तो जो अमीरों के देश की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, वेट वगैरह, वो शहरों के हमारे में प्रॉब्लम। पर आप गांव में जाइए, लोग मेहनत करते हैं, कैलोरी चाहिए उनको। तो कोक जैसी प्रोडक्ट है या हाई फ्राइड स्नैक्स हैं। एक इंडिया का मार्केट बटा हुआ है, एक ऐसा बड़ा तबका है जो कंज्यूम करना चाहता है उस हाई कैलोरी को, कि ज़रूरत है उसको कहाँ से मिले वो हाई शुगर, हाई फ्राइड, हाई फैट। तो वो प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं और चलते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वॉल्यूम ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, नेस्ले, लीवर, आईटीसी या जो भी कंपनीज उस मार्केट को केटर करती हैं, लोकल ब्रांड्स भी, वो सब इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि एक जेन्युइन डिमांड है उनकी, और वो शहरों पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। मतलब कोक ये नहीं सोचता कि इस घर में या इस सोसाइटी में अगर एक बॉटल कोक पी जाती है तो इसको मैं कैसे 2 बॉटल कर लूँ। उनको देखना बॉटम ऑफ द पिरामिड, कि जहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन है ही नहीं कोक की, पानी चले। अब वो अपग्रेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे घर में फ्रिज आया, अब फ्रिज आया तो मैं रखूँ क्या इसमें, अब कोक की बॉटल होनी चाहिए कि कोई गेस्ट आए तो मैं उसको पिलाऊं। तो काफ़ी सारे एक वर्चुअस साइकिल बन रही है कि आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रोथ है, एसी, फ्रिज, उसके साथ में एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो स्टेपल्स की ग्रोथ है इन अ कंट्री विच इज़ वेरी कैलोरी डिफिशिएंट मोस्ट ऑफ इट। तो ये जो डिमांड है कंज्यूमर स्टेपल्स की, जो आप देख रहे हैं डाबर, मैरिको, इन सब कंपनीज में, ये तो चलने वाली है। ये तो मतलब 10-15 साल हम रुकने नहीं वाले हैं इसमें। पीरियडिकली थोड़ा प्राइसिंग वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है वॉल्यूम थोड़ा कभी कम ज़्यादा हो जाए, पर जो अभी कमेंट्री है, मुझे तो लगता है ये सेक्टर अच्छा पिकअप करेगा। जो वॉल्यूम ग्रोथ 3-4%, 5% पे फंसी हुई थी, आई वोंट बी सरप्राइज कि इस साल हमको वो डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ दिखे। प्राइसिंग जो भी बेनिफिट है वो पास ऑन कर देंगे, तो शायद टॉप लाइन उनका डबल डिजिट से ना गिरे, पर मार्जिन अच्छे सस्टेन रहेंगे और मार्केट बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। और अच्छा, इसमें एक एस्पिरेशनल कंट्री है बिल्कुल। और बहुत जगहों पे अभी जैसा आप सही कह रहे हैं कि एसी, फ्रिज, अब ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अभी इसको लग्जरी मानना गलत होगा, और वो है नहीं अभी देश में, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और यही शायद इस ग्रोथ करा जाए। बट पॉइंट इसमें ये है कि लोग अब बाई कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं और पैसे हैं उनके पास, ये इस नंबर से साबित होता है। सुदीप सर, एफएमसीजी सेक्टर या कंज्यूमर ज़्यादा सही वर्ड होगा इसके लिए, कि कंजम्पशन, कंज्यूमर सेक्टर ने जिस तरीके के नतीजे अब तक दिए और कमेंट्री दी है, उससे लगता है कि इंडियन मार्केट, जो मैं कह रहा था कि अब अपनी चाल में चल रहा है, आप अप्रोच कर रहे हैं इसको, एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर को? जी बिल्कुल कर रहा है। हमारा फोकस भी कंजम्पशन पे है और एफएमसीजी पे है। और इसमें एक व्यू मैं बताना चाहूंगा जो जिसका जिक्र राहुल ने थोड़ा बहुत किया, कि रूरल कंजम्पशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। और इसमें से भी हम लोगों ने 2 कंपनी को चुना है जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा रूरल से आता है। डाबर, जिसका करीबन 50% प्लस रियली रूरल जो निल्सन के हिसाब से है उससे आता है, और HUL, इनके बैलेंस शीट बहुत बड़ा है इसीलिए उतना दिखता नहीं है, पर 30% प्लस इनका भी रूरल से आता है। तो इन दोनों कंपनीज का सिग्निफिकेंट अपसाइड यहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुख्य कारण यह है कि जो मॉनसून को लेकर जो कंसर्न है, हम लोगों को भी लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा मतलब ओवरडन, और रूरल डिमांड रिकवरी जरूर होगा। क्योंकि एक बात तो है कि मॉनसून शायद ठीक ठाक रहेगा, दूसरी बात है मॉनसून अगर ठीक ठाक ना भी रहे तो भी इलेक्शन ईयर में सरकार की तरफ से रूरल डिमांड और रूरल सेंटिमेंट सही रखना बहुत जरूरी होगा। तो ये 2 फैक्टर अगर नजर में रखें तो ये बिल्कुल निश्चय है कि रूरल डिमांड अच्छा रहेगा, और जिसका फायदा एफएमसीजी कंपनीज को बाय एंड लार्ज मिलेगा। और 2 कंपनी का जिक्र तो मैंने किया, इन कंपनीज को तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। परफेक्ट। पंकज जी, मैं ऐसे सोच रहा था अभी बैठे बैठे कि अगर 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है तो इसमें
20 करोड़ या 30 करोड़ निकाल दीजिए जो एकदम छोटे बच्चे हैं, या 40 करोड़ निकाल लीजिए चलिए, जो बहुत बहुत उनकी उम्र हो गई 60 से ऊपर। 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको बर्गर या पिज्ज़ा खाने का मन होता होगा या उन्होंने इच्छा रखते होंगे। उसमें से कितने लोगों ने अब तक खाया होगा? ऐसा कोई आंकड़ा निकलना चाहिए। नहीं, मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसी नौकरी देनी चाहिए लोगों को कि मैं बताऊं कि अभी भी बहुत कम पेनिट्रेशन है इस तरीके की चीज़ों का। बिल्कुल। अब असीम संभावनाएं हैं। अब कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा ये सब आप लोग देखिए, बैलेंस शीट और स्ट्रेटजी वगैरह। तो ये जो नंबर हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही सब चलने लगता है। पंकज जी, ये कंजम्पशन की थ्योरी कैसे चल रही है आपके दिमाग में और आप कैसे अपने को अप्रोच कर रहे हैं? देखो नीरज जी, मैंने अपने सभी को पार्टिसिपेंट्स को भी सुना, आपके भी व्यू सुने, बट आई हैव अ सॉर्ट ऑफ माइल्डली डिफरेंट व्यू। एक तो एज अ ब्रोकिंग हाउस वी हैव definitely we don't have a overweight view on FMCG. We have a neutral to slightly negative view on FMCG for next 6 months kind of thing. एक जो जैसे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो एक FMCG कंजम्पशन है, हमारा देश एक दो भाग में है, रूरल कंजम्पशन और अर्बन कंजम्पशन। अर्बन में जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, इलाइट में डेफिनेटली आई थिंक वहां पर कोई इश्यूज नहीं है। कंजम्पशन में एक रन चल रहा है, चाहे वो हम ऊपर से देखें, स्टार्टिंग विद रियल एस्टेट, लग्जरी कार्स, एसयूवी कार्स, स्कूटर्स, ईवी स्कूटर्स, एफएमसीजी में जो हायर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत सॉलिड कंजम्पशन है। बट मेरा अभी भी मानना है कि रूरल में अभी भी पेन है, अभी भी जो इन्फ्लेशन रिलेटेड पेन है, रूरल इज स्टिल फाइटिंग दैट, और वहां पर पेन है, वहां पर अभी एक राइजिंग कंजम्पशन नहीं आ रही। जो आप अभी कोक की बात कर रहे थे, कोक में डेफिनेटली बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स एक ग्रोथ मिल रही है उनको, बट उनको ग्रोथ पर कैपिटा कंजम्पशन में, राइजिंग कंजम्पशन में नहीं मिल रही। आज से 3-4 साल पहले जो बाबा रामदेव जी ने शायद कोक को एक डेंट मारा था कैंपेन करके, उस कैंपेन से अभी तक नहीं उभर के आ पाए हैं। उसके विपरीत आई वॉज टॉकिंग टू अ डेयरी गाय रिसेंटली कि पिछले 1 साल में आप देखेंगे डेयरी और मिल्क के की कॉस्ट बढ़ गई है। सो एक अलग अलग प्रश्न चिन्ह है, अलग अलग डायनेमिक्स हैं। जहां तक बर्गर की बात है, कोक की बात है, चाहे इनकी कंजम्पशन बढ़ भी जाए, बट इनमें एक प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और मेरा अभी भी मानना है कि रूरल में अभी भी पेन है। मॉनसून अच्छी हो चाहे ना हो, मेरा ये मानना है कि शायद मॉनसून डिसेंट ही होगी, बट वो एक सेपरेट इशू है। बट ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि एफएमसीजी में एक न्यूट्रल काइंड ऑफ ग्रोथ रहेगी, और ओवरवेट होने की अभी शायद एफएमसी में जरूरत नहीं है। ओके, देखिए ये बात एकदम सही है कि सबका अपना अपना व्यू है कैसे कर सकते हैं। और ये बात भी सही है कि दूध इतना महंगा क्यों हुआ है, मतलब हर दूसरे चौथे महीने बढ़ता रहता है। हमने तो उसे चाय कम कर दी है, मैं दिन में 1 ही 2 बार दूध वाली चाय पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। बीपी बढ़ता है इससे, लेकिन फिर भी अब दूध इतना महंगा होता है, 60-70 रुपये लीटर हो गया, ज़्यादा बीपी बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक हम लोगों ने इस पे आईटी पे बात कर ली, कंजम्पशन पे बात कर ली, मार्केट पे बात कर ली, अमेरिका पे कर ली। एक सेक्टर है और उस पर एक रिजल्ट आया मारुति का, सबसे बड़ी कंपनी है, 50% के लगभग मार्केट शेयर है उनका। मारुति के रिजल्ट के बाद उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया, एक और प्लांट लगाएंगे। जब भी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं तो एक प्लांट लगा देते हैं। भार्गव जी बहुत ही ज़बरदस्त आदमी, और अब कभी मैं उसका इंटरव्यू करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, तो बहुत ही रोबस्ट बातें करते हैं वो। मैं इस चीज़ को आगे ले जाना चाहता हूं कि ऑटो सेक्टर में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्या हमारी भारतीय कंपनियां उनको सही मायने में गेज कर रही हैं या अभी भी वो ओल्ड माइंडसेट से चल रही हैं? हमारे यहाँ जो मैं लेटेस्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि दुनिया में बिकने वाली हर 5वीं गाड़ी ईवी होगी 2023 में। 2020 में ये सिर्फ 4% थी। 3 साल में 4% से 20% ये नंबर ग्लोबली आ चुका है। इंडिया इसमें बहुत पीछे है अभी पीवी सेगमेंट में। चाइना में 60% भी बिकने वाली गाड़ियाँ जितनी भी बिकती है उसमें 60% ईवी है। यूएस में 15 है, यूरोप में उससे ज़्यादा 55% गाड़ियाँ बिकती हैं। हमारे यहाँ क्या बिकता है? 3 व्हीलर और 2 व्हीलर। इवन 3 व्हीलर में बहुत तेज है, मोर देन 50% रजिस्ट्रेशन 3 व्हीलर के ईवी वाले हुए हैं, बाइक बिक रही हैं। क्या हमारा ऑटो सेक्टर अभी भी एक रिलेक्टेंसी में है, चीज़ों को समझ नहीं रहा है और वो इस चक्कर में पिछड़ जाएगा? आपको लगता है सर? इसमें नीरज जी 2 तकलीफ़ें हैं जिनसे ऑटो सेक्टर जूझ रहा है इस समय। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बैटरी है वो हम इंडिया में सिर्फ असेंबल करते हैं, जो उसके सेल्स हैं
वो हम पूरा चाइना पे डिपेंडेंस है। तो मतलब आपका जो ईवी ग्रोथ है वो चाइना पे डिपेंडेंट है अनफॉर्चुनेटली, और वो इसलिए कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं सेल्स बनाने में बैटरी के, वो सिर्फ चाइना में है। तो चाइना कंट्रोल करता है पूरे वर्ल्ड को। तो अब टाटा है या मारुति है, वो बैटरी बनाना चाहें वो नहीं बना सकते हैं यहाँ पे, वो सिर्फ इंपोर्ट करके सेल्स को असेंबल करके उसमें, और ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सबकी प्रॉब्लम है ये। तो एक हमारा ये इशू है जो सरकार को कभी ना कभी रिजॉल्व करना पड़ेगा कि हमें अगर ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो हमारी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में बहुत बढ़नी चाहिए। एक वो इशू है। दूसरा ये है कि कस्टमर डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इशू नहीं, कस्टमर चाहते हैं मतलब, और ऑटो कंपनीज भी चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता है अगर ऑटो साइकिल जो होती है जिसमें गाड़ी चेंज करता है आदमी 8-9 साल के बाद चेंज करता है, इसमें क्या है ईवी से चेंज फटाफट होगा। 4 साल पुरानी गाड़ी भी लोग चेंज कर देंगे, क्योंकि एक रिमार्केबल चेंज है, आप आईसी इंजन से सीधा पीवी पे पहुंच गए, आप ईवी पे पहुंच गए। तो वो चेंज भी फास्ट है ऑटो कंपनीज के लिए कि फटाफट गाड़ी चेंज। पर एक जो नेटवर्क है, जो आप बैटरी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग, वो दोनों नहीं है अभी, और इसके लिए बहुत बड़े कैपेक्स की जरूरत है। बैटरी स्वैपिंग चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडिया में नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब 2 व्हीलर का भी नहीं है अभी। तो एक बैटरी इकोसिस्टम जब तक इंडिया में नहीं आएगा तब तक ऑटो वालों के हाथ बंधे हुए हैं और वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और किसी बड़ी कंपनी को इसमें मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। हाँ जी, सोच सब रहे हैं, हाँ, महिंद्रा भी सोच रहे हैं, मारुति भी सोच रहे हैं, अशोक लेलैंड भी सोच रहे हैं, टाटा भी सोच रहे हैं, टाटा की बहुत सारी गाड़ियां सड़क पे दिखती हैं, सोच रहे हैं लोग, लेकिन एक रिलेक्टेंसी है। उनको लगता है कि जो हमने पुरानी एक लिगेसी आइस इंजन की खड़ी कर रखी लाखों करोड़ की फैक्ट्रियां, उनका क्या होगा? मुझे लगता है ये है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसी गाड़ी का जो चेसी वगैरह है वो तो आपकी जो बॉडी है वो ठीक है। इंजन जो है ये बहुत कम लोग बनाते हैं, ये तो इंजन तो ये लोग बाहर से लेते हैं, कमिंस देता है या कोई और देता है। तो इंजन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। आपकी जो बाकी जो गाड़ी का 30-40% जो है, बॉडी, दरवाजे, सीट, ब्रेक, ऑयल के लाइट्स, वो तो सिस्टम्स वही हैं आपके, सिक्योरिटी सिस्टम। तो आपको एज ए ऑटो मैन्युफैक्चरर कोई बड़ी तकलीफ लेने की जरूरत तो नहीं फिर है। नहीं, देखिए बायर है ना। हाँ, बायर है। अगर नेक्सॉन टाटा की 15, 17, 18 लाख की बिक्री लोग खरीद रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, तो डिमांड की तो कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। और लोग कर भी पा रहे हैं। सुदीप सर, ये बताइए कि जब आप लोग ऑटो कंपनीज के बारे में सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपके दिमाग में ये चलता है कि यार ये कंपनी ईवी के बारे में कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही, या अभी भी आप लोग उस फ्रेम में रहते हैं कि नहीं ये एक पुरानी 100 साल की कंपनी है, बढ़िया ये आइस इंजन पे चल रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, पिछले करीब 1 साल से मैं हर इंटरेक्शन में आपके चैनल में, आपके सिस्टर चैनल में यही कह रहा हूं कि मुझे बहुत अनसर्टेनिटी दिख रहा है इस सेक्टर में ओवरऑल। और इस अनसर्टेनिटी का ये नहीं है कि किसने अडॉप्ट किया, किसने अडॉप्ट नहीं किया। जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अभी भी सही ढंग से सीरियसली इसको नहीं ले रहे हैं, मेरा पॉइंट वहां पे नहीं था। ये भी शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कह रहे हैं, पर मेरा पॉइंट दूसरा था। मेरा पॉइंट ये था कि देखिए, मुझे मालूम नहीं है कौन क्या कर पाएगा, और ये एक कंप्लीटली ब्लू स्काई है कि आज टाटा की कुछ व्हीकल्स बाजार में दिखते हैं, टाटा कुछ अच्छा नंबर्स कर रहे हैं इस मामले में, बट वो नंबर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बहुत छोटा है। बाकी लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं 24 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में लॉन्च करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है। तो मैं तो निवेशकों को हमेशा यही सलाह देता हूँ, जिसका जिक्र अभी अभय जी कर रहे थे कि इनडायरेक्टली कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि आप एंसिलियरी पे फोकस करो, ऑटो एंसिलियरी। ऑटो में कोई भी सिकंदर बने, कोई भी राजा बने ईवी के जमाने में, आज का जो राजा है वो शायद राजा नहीं बनेगा, दूसरा राजा आएगा, पर एंसिलरी जो कंपनी है उसका धंधा चलता रहेगा। पहली बात यह है, सारे जो एंसिलरी कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी अभय जी जिक्र कर रहे थे, सारे कंपोनेंट्स उसमें भी जाएंगे। दूसरी बात यह है, उनके लिए जो लेगेसी मैन्युफैक्चरिंग है, लेगेसी प्लांट है, उसको ट्वीक करना बहुत आसान है। तीसरी बात है, दे हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे जो एंसिलरी कंपनीज है वो ग्लोबल स्केल रीच कर गए हैं बहुत केसेस में, और दे आर इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल ओईएम्स। और क्योंकि ग्लोबल ओईएम्स ईवी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे जो ऑटो एंसिलरी दिग्गज कंपनीज हैं
उनका मैन्युफैक्चरिंग लाइन अभी तैयार है ईवी चेन को सप्लाई करने के लिए। तो ऑटो क्षेत्र में अगर आपको सेफ रहना है तो आपको फोकस ऑटो एंसिलरी में ही करना चाहिए। दो चीजें और बताऊं, उसके बाद पंकज जी आप जवाब दीजिए। अभी कुछ दिन पहले JLR की कमेंट्री आई थी जिसमें उन्होंने एक टाइमलाइन दी कि 2025 तक वो EV JLR वगैरह लॉन्च करेंगे, और एक अपने टू व्हीलर कंपनी है जिसने पूरी कंपनी को ही VRS दे दिया। उनकी प्रेस रिलीज पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा था कि डाउनसाइजिंग, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्रैबिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसका क्या मतलब है? आपको अब समझ में आ रहा है कि पूरी कंपनी को VRS देना पड़ेगा मुझे अगर मैं समय के साथ बदला नहीं तो? मैं यही तो कह रहा हूं कि सोच नहीं रहे लोग। पंकज जी देखो नीरज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो एक बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, एंड आई थिंक बिल्कुल पिन पॉइंट जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है, चाहे वो ऑटोमोबाइल के जो मार्केट लीडर्स हैं उनके पास भी नहीं है। मारुति ने खुद ये कहा अभी थोड़े दिन पहले, शायद अगर हम बात करें जैसे कि SUV में वो काफ़ी पिछड़ गए थे। रिसेंटली मारुति सेट कि हाँ शायद हमने जो एक एस्पिरेशनल चेंज आ रहा था हमारी कंट्री में वो शायद हम ठीक से गेज नहीं कर पाए, एंड दे आर कैचिंग अप विद दैट। अब 2023 में बहुत सारे वो छोटे बड़े SUV ला रहे हैं, एंड दे प्लान टू कैप्चर अबाउट 20-25% ऑफ द SUV मार्केट इन इंडिया। इसी तरह जो EV मार्केट है ये भी एक रिलक्टेंस के साथ इंडिया में आ रही है। नॉट टू फॉरगेट कि अभी भी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ EV अगर हम कार्स की बात करें रिलेटिवली काफी हाई है। अगर हम एक अच्छी बड़ी SUV की बात करें वो अभी भी डीजल या पेट्रोल की SUV से ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इट्स लाइक कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफी पुअर है हमारी कंट्री में। अगर मेरे को भी एज अ पर्सन सिटिंग इन अ स्टेट लाइक दिल्ली, मैं भी अभी रिलेक्टेंट रहता हूं, क्या मैं EV गाड़ी दिल्ली से अगर 200-300 किलोमीटर दूर ले गया तो क्या आसानी से वापस ला पाऊंगा? क्या मेरे को चार्जिंग स्टेशन वगैरह आसानी से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। सो आई थिंक देयर आर इश्यूज, बैटरी रिलेटेड इश्यूज है। गडकरी जी ने खुद कहा कि बैटरी की कॉस्ट अभी काफी हाई है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-2.5 साल में ये 50% रिडक्शन आएगी। सो एक मूवमेंट है उसकी तरफ। बट अगर हम खाली एक एज ए इन्वेस्टर बात करें, एज अ ब्रोकर बात करें, एज ए इक्विटी पर्सन बात करें, क्या इट इज राइट टाइम टू गेट इनटू दोस काइंड ऑफ स्टॉक जो इक्विटी में थोड़ा सा फास्ट भाग रहे हैं, से समथिंग लाइक टाटा मोटर, और ऐसे इक्विटी से बाहर निकल जाएं जो इसमें पिछड़े हुए से समथिंग लाइक मारुति? इट्स अ डिफिकल्ट कॉल, बट डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स EV मार्केट, एंड लेट्स सी। हमारी कंट्री की डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है विज़ से US और चाइना। यूरोप में भी अगर हम देखें तो EV इतना स्ट्रॉन्ग परसेंटेज नहीं है जितना US और चाइना में है। सो आई थिंक वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू दैट, बट आई थिंक इट्स स्टिल रिलक्टेंट स्लो काइंड ऑफ गेम, और अगले 2 साल में ज्यादा इवॉल्व होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। अभय जी, एक इस शो को खत्म करने से पहले एक जानकारी और एक चीज़ मैं शेयर करूं आप लोगों के सामने। यूरोपियन यूनियन ने एक कार्बन टैक्स लगा दिया है, 2026 से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपस में वो करेंगे और दुनिया भर से जो भी माल वहाँ भेजेगा उस पर कार्बन टैक्स लगेगा, इंक्लूडिंग भारत, चाइना, सबके ऊपर लगेगा। पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सी चीज़ महंगी, कौन सी चीज़ सस्ती है, हम अभी बना नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कल को आप यूरोप में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, भारत की स्टील कंपनियां क्या करेंगी? आपको कार्बन टैक्स भरना पड़ेगा। ESG कंप्लायंस इतने सख्त हो चुके हैं पूरी दुनिया में कि आपकी कंपनी में निवेश नहीं आएगा। तो ये एक ऐसा चैलेंज खड़ा हो रहा है जिसके बारे में मुझे दिक्कत जानते क्या है, मुझे कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक बात। नीति आयोग ने आज से 5-6 साल 7 साल पहले सभी टू व्हीलर कंपनियों से कहा था कि मुझे अपना प्लान दीजिए कि आप लोग कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं उस EV में। कोई गया ही नहीं प्लान लेके, रिलेक्टेंसी है। अरे देखेंगे अभी तो 10-15 साल पेट्रोल डीजल चलेगा। सर ये दोनों तरफ से बातें। अब आप जी EV टू व्हीलर से बात करें, वो कहते हैं कि हमारे फेम की सब्सिडी नहीं देते। फेम की सब्सिडी रुकी पड़ी है, ले नहीं रहे लोग, क्योंकि दे नहीं रहे, क्योंकि ये भी इस पे भी एक दिन डिस्कशन करेंगे। लेकिन EV का डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। सर समय एकदम समाप्त हो गया है और बहुत अच्छा चर्चा थी यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत इसमें मदद मिली होगी। जितने भी स्टॉक्स के नाम लिए गए इसमें से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, अपने एनालिस्ट से बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद करिए, लॉन्ग वीकेंड है, एंजॉय करिए।